हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन। इस पुस्तक का पाठ 3। तो हर बार की तरह इस बार भी हम रिवाइज करेंगे पाठ 3 शुरू करने से पहले कि पाठ 2 में हमने क्या क्या सीखा। तो पाठ 2 में हमने महाद्वीप और महासागर के बारे में जाना। पर्वत, पठार, मैदान, नदी, घाटियाँ, नदी और टीले और डेल्टा, इन सब के बारे में देखा। वलित पर्वत के प्रकार हमने जाने। हिमालय, एल्ब्रूस, आल्प्स, एटलस, ड्रैकेंसबर्ग, रॉकीज, एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सब वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ये सब हमने देखा। और इसके अतिरिक्त भ्रंश पर्वत के उदाहरण भी हमने देखे। वॉस्टेज, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा, इन सब के बारे में। इसके अतिरिक्त कुछ ज्वालामुखी पर्वत जैसे मोना लोआ, चिम्बोराजो, क्राक्तोआ, वेसुवियस, पिलियन, इन सब के बारे में हमने देखा। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप पर है, ये हमने जाना। पठार के बारे में हमने देखा। कुछ महत्वपूर्ण पठारों के नाम भी हमने जाने, जैसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राज़ील का पठार, कोलंबिया का पठार, साइबेरिया का पठार। इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा हम देखेंगे, जो अगली बुक कक्षा 8 की आएगी उसमें दिया हुआ है। तो अभी हम सिर्फ बेसिक ज्ञान इस पुस्तक में इन सब के बारे में दिया गया है उसे प्राप्त कर रहे हैं। आगे हम आपके लिए आज लेकर आए हैं पाठ 3। पाठ का नाम है धरातल के रूप बदलने वाले कारक। इसमें आंतरिक कारक कौन कौन से हैं वो हम इस पाठ में देखेंगे कि धरातल के जो रूप बदलने वाले कारक हैं उनमें 2 कारक हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो बाह्य कारक को हम अगले पाठ में देखेंगे, इसमें हम देखेंगे केवल आंतरिक कारक के बारे में। तो देखते हैं। पृथ्वी का धरातल सभी जगह एक जैसा नहीं है। वह कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा, कहीं पर्वत और पठार हैं तो कहीं मैदान। पर्वत, पठार और मैदान महाद्वीपों की प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं। इन स्थलाकृतियों का आकार और आकृति न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न है, अपितु उनमें समय के अनुसार भी परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे या आकस्मिक रूप से हुए हैं। भूपृष्ठ पर स्थलाकृतियों का निर्माण एवं उनमें होने वाला परिवर्तन कैसे होता होगा, क्या आपने कभी सोचा है? आइए जान। यहाँ चित्र दिया गया है और अब चित्र के बारे में यहाँ नीचे बताया गया है। चित्र को देखने से ज्ञात होता है कि स्थल मंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है। इन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। प्रत्येक प्लेट में महाद्वीपीय या महासागरीय अथवा दोनों प्रकार की भूपर्पटी शामिल होती है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर बहुत ही धीमी गति से तैर रही हैं। इनकी वार्षिक गति केवल दुर्बलता मंडल के बारे में पाठ 1 में हमने देखा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर बहुत ही धीमी गति से तैर रही हैं। इनकी वार्षिक गति केवल कुछ मिलीमीटर होती है। प्लेट की इस गति को विवर्तनिक संचलन कहते हैं। इस गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। आगे है, ये बॉक्स में करके दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट। भूपर्पटी और मैंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं। ठीक है, इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच होती है। अगर आप भूपर्पटी और मैंटल के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो पाठ 1 का वीडियो देखें आप, उसमें विस्तार से जानकारी दी गई है। इसी पुस्तक का पाठ 1 वाला वीडियो देखें। अब आगे बढ़ते हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो धरातल पर चौड़ी दरारें बन जाती हैं। इसके कारण भ्रंश घाटियों और भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है। जब यह गति समुद्र के नीचे होती है तो तलहटी पर लावा के जमाव से मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण होता है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक। ये एग्जाम्पल दिया गया है। और आगे है, इसी प्रकार जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो मुर्दार पर्वतों का निर्माण होता है। हमारा हिमालय भी इसी प्रकार निर्मित हुआ है। जब प्लेटों की यह गति समुद्र के नीचे होती है तो महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त इसी प्रकार बना है। अधिकतर भूकंप तथा ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं इन्हीं स्थानों पर घटित होती हैं। ठीक है, तो मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है, धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बलों को हम उनकी प्रकृति के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है आंतरिक बल और दूसरा है बाह्य बल। यहाँ हम आंतरिक बल की चर्चा करेंगे। तो आंतरिक बल देखते हैं क्या है। ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कंपन उत्पन्न करते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। आंतरिक बल को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है दीर्घकालिक बल और दूसरा है आकस्मिक। तो दीर्घकालिक बल में वलन और भ्रंशन ये 2 आते हैं, और आकस्मिक बल में जो है ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। ठीक है, अब इन सब के बारे में एक एक करके देखेंगे। दीर्घकालिक बल के बारे में जानते हैं पहले। इस बल द्वारा परिवर्तन इतनी धीमी गति से होते हैं कि मनुष्य को इसका आभास नहीं हो पाता है। इसका प्रभाव हजारों वर्षों बाद दिखाई देता है, जैसे महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण। तो ये सब दीर्घकालिक बल के अंतर्गत बनते हैं, महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान। आगे है, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर एक महाद्वीप था जिसे पैंजिया कहते हैं। इसके चारों ओर
पैंथालसा नाम का महासागर था। ठीक है, पृथ्वी की प्लेट के खिसकाव के कारण नए नए महाद्वीपों एवं महासागरों का निर्माण हुआ और पृथ्वी वर्तमान स्वरूप में आई। पृथ्वी पर आज 7 महाद्वीप हैं। भूमि और महासागरों के विस्तार एवं आकार में अभी तक बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पैंजिया के बारे में था कि 20 करोड़ साल पहले जो है पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था जिसे पैंजिया नाम से जानते थे, और इसके चारों ओर जो है महासागर था जिसे पैंथालसा नाम दिया गया था। यहाँ पर इसको दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। इसको चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, पृथ्वी के वर्तमान स्वरूप में आने के बाद भी प्लेटों की गति के कारण यह परिवर्तन लगातार जारी है। जैसे भारतीय प्लेट प्रति वर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियाई प्लेट तिब्बत के नीचे जा रही है, जिसके कारण हिमालय पर्वत लगातार ऊंचा हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि पर्वत के निर्माण में यांत्रिक बल किस प्रकार अपना प्रभाव डालते हैं? आइए जानें। हमने देखा कि प्लेटों की गति के कारण पर्वत निर्माण करने वाले बल की उत्पत्ति होती है। यह बल 2 रूपों में कार्य करता है, वलन एवं भ्रंशन। तो वलन क्या है उसको देखते हैं। जब 2 प्लेटें आमने सामने गति करती हैं तब दबाव की क्रिया होती है। इससे धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ जो है 2 प्लेटें, ये एक और ये एक, आमने सामने गति कर रही हैं, तो यहाँ जो है दबाव की क्रिया हो रही है। इससे धरातल में मोड़ पड़ जाते हैं और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये वलित पर्वत बना है। मोड़ के बीच में घाटियाँ बनती हैं। हिमालय, अल्पस, रॉकीज, एंडीज आदि मोड़दार यानी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, तो वलित पर्वत के बारे में हमने जान लिया। अब आगे देखते हैं, करके देखें कहाँ गया है। आप एक कागज़ लेकर दोनों ओर सिरे से धीरे धीरे दबाकर देखें तो पाएंगे कि कागज़ के मध्य भागों पर सिकुड़न आ जाती है। सिकुड़ने पर कागज़ का पहले वाला रूप बदल जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर भीतरी दबाव का प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है, जिससे हजारों वर्षों बाद बदला हुआ स्वरूप दिखाई देता है। ठीक है, अब आगे है भ्रंशन। यह हमने जाना वलन के बारे में, अब हम जानेंगे भ्रंशन के बारे में। ये भी दीर्घकालिक बल के अंतर्गत आता है। जब 2 प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिसे भ्रंश कहते हैं। इन्हीं भ्रंश रेखाओं के सहारे भूपर्पटी का कुछ भाग या तो ऊपर उठ जाता है या तो नीचे धंस जाता है। ऊपर उठा हुआ भूभाग होस्ट या ब्लॉक पर्वत कहलाता है, जबकि नीचे धंसा भूभाग भ्रंश घाटी कहलाती है। भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत के तथा नर्मदा व तापी नदियाँ भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। यहाँ आप देख सकते हैं रिफ्ट और होस्ट पर्वत का निर्माण यहाँ पर दर्शाया गया है चित्र में। आगे है आकस्मिक बल के बारे में। अभी हमने आंतरिक बल में दो बल देखे, दीर्घकालिक बल और आकस्मिक बल। तो दीर्घकालिक बल में हमने वलन और भ्रंशन के बारे में जाना। अब हम जानेंगे आकस्मिक बल के बारे में, जिसमें जो है ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। देखते हैं, आकस्मिक बल द्वारा घटनाएं अचानक एवं त्वरित होती हैं। इनका हम पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखी तथा भूकंप आकस्मिक बल के कारण पैदा होते हैं। इसके कारण भूपटल के ऊपर विनाशकारी परिवर्तन होते हैं। पहला है ज्वालामुखी के बारे में बताया गया है। ज्वालामुखी का अर्थ है जिसके मुख से आग निकलती हो। ज्वालामुखी विस्फोट अचानक होता है, जिसके द्वारा मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि तेजी के साथ बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक संकरी नली द्वारा होता है, जिसको निकास नली कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दर्शाया गया है चित्र में। मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है। इस छिद्र को विवर या क्रेटर कहते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है तो उस विवर में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। यहाँ देखिए क्रेटर झील को दर्शाया गया है। भीतर के पदार्थ बाहर निकल कर धरातल पर जमा होते रहते हैं, जिससे शंकु के आकार का ढेर बन जाता है। इसे ही ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। कभी कभी धरती की सतह पर लंबी दरार बन जाती है, जिससे पृथ्वी के अंदर का मैग्मा रुक रुक कर लावे के रूप में बाहर आता रहता है। इससे धरातल का विस्तृत क्षेत्र लावे की कई परतों से ढक जाता है और लावा पठार का निर्माण होता है। भारत में दक्कन के पठार का निर्माण भी इसी प्रकार हुआ है। ठीक है, ज्वालामुखी का उद्गार क्यों होता है, आइए समझें।
जहाँ पर भूतल कमजोर होता है, एस्थेनोस्फीयर का मैग्मा उस भाग को तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करता है, जो हमें ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देता है। चूल्हे पर रोटी या कुकर में दाल पकते समय आप देखेंगे तो पाएंगे कि जब रोटी फूलते फूलते अधिक फूल जाती है तो एक छिद्र हो जाता है, जिससे वाष्प बाहर निकलने लगती है। और कभी कभी तो रोटी का छिद्र इतना बड़ा हो जाता है कि दरार बन जाती है और रोटी की वाष्प बाहर निकलने लगती है। आपने दीपावली में, बारात में, अन्य उत्सव पर्व त्योहारों को मनाते समय अनार पटाखा को जलते हुए देखा होगा। अनार के भीतर से जलते हुए तेजी के साथ पदार्थ जैसे गैस, चिंगारी, राख बाहर निकलते हैं और ऊंचाई तक जाकर फिर धरती यानी भूपटल पर आकर गिरते रहते हैं। इसी प्रकार ज्वालामुखी उद्गार के समय धरती के भीतर से मैग्मा, लावा, राख आदि निकलकर बाहर जमा होते हैं। इससे ज्वालामुखी पर्वत और लावा पठार का निर्माण होता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी का उद्गार क्यों होता है ये हमने देखा। अब यहाँ एग्जाम्पल बताया गया है कि आइए करके देखें। आप मिट्टी का बना खाली अनार पटाखा लीजिए, उसके छिद्र में थर्माकोल के छोटे छोटे टुकड़े, कागज़ के टुकड़े, लकड़ी का बुरादा लेकर भर लें। फिर अनार की पेड़ी में एक छोटा सा छेद कर उसमें रबर की नली लगाएं। छिद्र को अच्छी तरह बंद करके रबर नली से फूंक मारकर देखें। हवा बल द्वारा भीतर से कागज़ के टुकड़े, बुरादा आदि बाहर आ जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि बिना बल के ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है। ठीक है, आइए जानें ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखियों को सामान्यतः 3 वर्गों में रखा गया है। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है सुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है शांत ज्वालामुखी। तो इन तीनों के बारे में जानते हैं। पर सबसे पहले जानेंगे सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं। इनके मुख से लावा निकलता रहता है। इटली के एटना एवं स्ट्रोम्बोली नामक सक्रिय ज्वालामुखी इसके उदाहरण हैं। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में एक द्वीप पर स्थित है, जिससे सदैव उद्गार होने से आसपास का क्षेत्र प्रकाशमान रहता है। इसी कारण से इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। आगे है संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका का कोटोपैक्सी है। ठीक है, कोटोपैक्सी याद रखिएगा, ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरे नंबर पर है सुप्त ज्वालामुखी, दूसरे प्रकार का है ये। तो इसमें कौन कौन से आते हैं देखते हैं, उनके उदाहरण के बारे में भी जानेंगे। जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम अर्थात कभी कभार होता है तो उस ज्वालामुखी को सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जापान का फ्यूजियामा तथा इटली का वेसुवियस सुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। ठीक है, जापान का फ्यूजियामा और इटली का वेसुवियस ये सुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। और आगे है शांत ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था, किंतु अब ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं रहती है। इसका मुख ज्वालामुखी पदार्थों से भरकर बंद हो जाता है। इसके मुख यानी क्रेटर में पानी भर जाने के कारण क्रेटर झील बन जाती है। म्यांमार का पोपा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन राज्य की क्रेटर झील इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा का इसको दर्शाया गया है यहाँ पर, जो कभी कभी उद्गार होता है इससे। आगे है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में दिया गया कौन कौन से हैं। एटना व वेसुवियस इटली के हैं, फ्यूजियामा जापान का ज्वालामुखी है और पोम्पा म्यांमार में है, बैरन भारत में है, मेयोन फिलीपींस में, क्राकाटोआ इंडोनेशिया में है। आप इनको संसार के मानचित्र पर देखिए। अब आगे है ज्वालामुखी के क्षेत्र। ज्वालामुखी और भूकंप क्षेत्र की प्रमुख पेटियाँ यानी मेखलाएँ हैं। पहला है परिप्रशांत महासागर की पेटी, दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी और तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर दर्शाया गया है ज्वालामुखी क्षेत्र को रेड से और ब्लू से भूकंप क्षेत्र को दर्शाया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। आगे है जहाँ मोड़दार पर्वत हैं, अधिकतर ज्वालामुखी क्षेत्र वहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी की पपड़ी का एक भारी किनारा जब दूसरे हल्के किनारे के नीचे घुसकर पिघलता है तब मैग्मा बनकर ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाता है। ज्वालामुखी तथा भूकंप लगभग एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। हम आगे हैं ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं। लाभकारी प्रभाव भी होते हैं इसके, तो पहले लाभकारी प्रभाव के बारे में देखते हैं। लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना तथा कपास की फसलों की अच्छी पैदावार होती है। दूसरा है ज्वालामुखी विस्फोट से बहुमूल्य खनिज पदार्थ जैसे लौह खनिज आदि ऊपर आ जाते हैं। तीसरा है ज्वालामुखी क्षेत्र में गर्म जल स्रोत मिलते हैं जिसमें गंधक घुला रहता है, जो चर्म रोग के लिए लाभकारी है। फिर चौथा पॉइंट है अधिक तापमान वाले भाग को संचित कर भूतापीय बिजली का निर्माण होता है। और फिर अंतिम पॉइंट है क्रेटर झील के बनने पर पर्यटक स्थल बनते हैं तथा झील का पानी सिंचाई के काम आता है। तो ये हो गए लाभकारी प्रभाव ज्वालामुखी के। अब हम देखते हैं हानिकारक प्रभाव। हानिकारक प्रभाव अधिक होते हैं, तो उसको देखते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा के नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु दब जाते हैं।
ज्वालामुखी के कारण समीपवर्ती भागों में प्रायः भूकंप भी आते हैं। लावा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर तक खेत, मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट से जल उगलने लगता है, जिसे बड़वानल कहा जाता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके फलस्वरूप समुद्री जीव जैसे मछलियाँ मर जाती हैं। फिर है ज्वालामुखी उद्गार के समय कई जहरीली गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। आगे है भूकंप के बारे में। तो अब हमने जान लिया जो है ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। अभी हमने देखा तो कौन कौन सी होती हैं, ये भी हमने देखा कि सुप्त है, शांत है, सक्रिय है। ये 3 प्रकार की होती हैं ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी में एटना और स्ट्रोम्बोली हैं, सुप्त में फ्यूजियामा और वेसुवियस, और जो है शांत ज्वालामुखी में पोपा म्यांमार का और अमेरिका के ओरेगन राज्य की क्रेटर झील। ठीक है, अब हम देखेंगे भूकंप के बारे में। जब पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप किसे कहते हैं? जब पृथ्वी की सतह में अचानक से कंपन उत्पन्न होता है। यह पृथ्वी पर स्थल मंडलीय प्लेटों की गति का परिणाम है। भूकंप हल्के कंपन से लेकर विनाशकारी प्रभाव वाले हो सकते हैं। स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल उत्पन्न होती है। इन हलचलों के कारण भूकंप में भूकंपीय तरंगें यानी कंपन उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी के अंदर जहाँ से कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। इस स्थान पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं। अधिकेंद्र से भूकंपीय तरंगें उसी प्रकार फैलती हैं जैसे किसी शांत तालाब में कंकड़ फेंकने पर तरंगें उत्पन्न होती हैं। धरातल पर सबसे अधिक कंपन अधिकेंद्र पर होता है। अधिकेंद्र से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता में कमी होती जाती है। यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बॉक्स में दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं। भूकंपीय तरंगें पृथ्वी को 21 मिनट में पार करती हैं। कितने मिनट में? 21 मिनट में। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर नापते हैं। सुनामी भूकंपीय तरंगें नहीं हैं, ये इन तरंगों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली महासागरीय लहरें हैं। ठीक है, जो भूकंप के कारण ही उत्पन्न होती हैं ये लहरें। आगे है, जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र की तलहटी पर होता है तो समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठकर समुद्र तट की ओर बढ़ती हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचकर ये लहरें विशाल रूप धारण कर लेती हैं। इन्हें सुनामी कहते हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर के चारों ओर विश्व के लगभग 80% भूकंप आते हैं एवं ज्वालामुखी क्रिया होती है, इसलिए इस क्षेत्र को परिप्रशांत अग्निवलय कहते हैं। इसके अतिरिक्त भूकंप का दूसरा प्रमुख क्षेत्र भूमध्य सागर से हिमालय पर्वत तक फैला हुआ है, जिसे अंतर्महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। भारत के भूकंप क्षेत्र इसी पट्टी में आते हैं। आगे है भूकंप से बचाव कैसे करें, इसके बारे में दिया गया है। भूकंप एक अति तीव्रगामी विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। इसके आने पर काफ़ी जन धन की हानि होती है। अधिकतर लोग भवन के मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं क्योंकि स्थानीय भवन मकान भूकंप रोधी नहीं बनाए जाते हैं। भूकंप से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाएं। तो यहाँ पर भूकंप से बचने के उपाय बताए गए हैं, जिसे आप पॉज करके समझ सकते हैं। वैसे आई होप आप सबको पता ही है भूकंप से बचने का उपाय क्या क्या करना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे है भूकंप से मानव को होने वाली लाभ एवं हानियाँ, इनके बारे में बताया गया है। तो लाभ और हानि के बारे में देख लेते हैं। भूकंप से लाभ क्या क्या हैं। भूकंपीय तरंगें पृथ्वी को पार कर जाती हैं, जिससे हमें पृथ्वी के भीतर की जानकारी मिलती है। फिर अगला है भूकंप आने से बहुमूल्य खनिज पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल पर आ जाते हैं। फिर अगला है समुद्री भाग में भूकंप आने से तटीय भाग नीचे धंस जाता है, जिससे गहरी खाइयों का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप बड़े जलयान तटीय क्षेत्र तक पहुंचते हैं। इससे व्यापार में सहायता मिलती है। ठीक है, इससे लाभ कम ही होता है भूकंप से, हानि अधिक होती है। देखते हैं हानि के बारे में अब। भूकंप से सड़क, रेल पटरी, पुल, बिजली के खंभे आदि टूट जाते हैं। फिर आगे है भूकंप से मकान नष्ट हो जाते हैं, कल कारखाना तथा खानों में आग लग जाती है। सही बात है। आगे है भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन क्रिया तेज़ी से होती है, जिससे बड़े बड़े भूभाग धंस जाते हैं। फिर गहरे समुद्री भागों में तीव्र भूकंप आने के कारण सुनामी जैसी लहरें उत्पन्न होती हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में जन धन की हानि होती है। तो ये हो गया भूकंप से लाभ और हानि के बारे में हमने जान लिया। आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे
पार्ट 4 जिसमें होगा धरातल के रूप बदलने वाले बाह्य कारकों के बारे में चर्चा। अपक्षय और अपर्दन के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं। निक्षेपण के बारे में जानेंगे और अपर्दन के बारे में, प्रवाहित जल से कैसे अपर्दन होता है, अपर्दन के कारक कौन कौन से हैं। हिमानी के बारे में जानेंगे, जलप्रपात और भूमिगत जल के बारे में देखेंगे, बालू का स्तूप क्या है, समुद्री लहरें, छत्रक शिला, इन सब के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।